हो रही हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्लास है रिस्क मैनेजमेंट की BBA 8th इवनिंग के साथ। इससे पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे बिफोर दिस हैपन। उसमें मैंने आपको कुछ एक दो चैप्टर्स पढ़ाए थे जिसमें हमने डिस्कस किया था रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। कुछ हमने न्यूमेरिकल पोर्शंस किए थे। तो आज का जो लेक्चर होगा इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि हम लोगों ने पहले क्या क्या चीजें डिस्कस की हुई हैं, और उसके बाद फिर जहां तक हमने स्टॉप किया था फिर फर्दर हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे जितने भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे। ड्यूरिंग लेक्चर बेटा आप लोगों ने अपने माइक्स म्यूट रखने हैं। जिसका मैं नेम कॉल करूंगा, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो सिर्फ वही स्टूडेंट जो है वो अपने माइक को ऑन करके मुझे उसका आंसर देगा। उसके अलावा बाकी सभी अपने माइक्स को जो है वो म्यूट पे रखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेल मी व्हाट इज रिस्क एंड व्हाट इज रिटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द डेफिनेशन ऑफ रिटर्न। जी असद साहब, रिटर्न क्या होता है? सर रिटर्न जो यानी हमें मिलता है अगर हम कोई काम वगैरह करते हैं तो जो हमें रिटर्न आता है बिजनेस में से। ओके हमजा। रिस्क मैनेजमेंट में नहीं, आप सिर्फ रिटर्न की डेफिनेशन बताएं मुझे। रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं अभी। जी हमजा बेटा। सर रिटर्न वो होता है जो हम बिजनेस वगैरह करते हैं। जो बिजनेस बोलने बेटा, जिसका मैं नेम कॉल करता हूं वो मुझे आगे से आंसर दे। नहीं आता एक्सक्यूज कर लें, बट आपने आंसर जरूर देना है ताकि जी। सर मुझे क्या है, हमजा को क्या है? हमजा की बात की मैंने भी कि वो मुझे आंसर दें। जी सर ठीक, मैं असद हूँ सर। कोई बात नहीं, वो मुझे वो हो रहा है बेटा आपका। इट मींस कि हमजा नहीं बैठा हुआ, फिर इसका इस मतलब ये हुआ। ओके सर है इधर हमजा। ओके, रिस्क क्या होता है जी अली हैदर? व्हाट इज रिस्क? हेलो जी बेटा, रिस्क क्या होता है? जी सर, हमजा बोल रहा हूँ। वो मेरा वाईफाई स्लो चल रहा था, मुझसे आप क्वेश्चन पूछ रहे। हेलो जी बेटा, आपसे मैंने पूछा था उस वक्त। चले मैं रिस्क और रिटर्न क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा रिटर्न क्या होता है? वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पे रिसीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटर्न। और रिस्क क्या होता है? रिस्क बेसिकली आपकी जो फ्लक्चुएशंस होती हैं रिटर्न के अंदर, जब आप कुछ श्योरिटी नहीं होती कि हमें ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, दैट इज कॉल्ड रिस्क। हायर द अनसर्टेनिटी हायर विल बी द रिस्क। जितना अनसर्टेनिटी बेटा ज्यादा होगी उतना ही रिस्क जो है वो आपका ज्यादा होगा। सो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप आपको ये स्लाइड्स जो हो रही है इसमें अगर आप देखें तो आपके सामने एक एलिफेंट की शक्ल नजर आ रही है। इस एलिफेंट के अंदर बेसिकली इसके अंदर था क्या कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि एक डार्क रूम के अंदर एक एलिफेंट जो है उसको बांधा गया और लोगों की आंखों पे पट्टी बांध के उनको सेंड किया गया और उनसे कहा गया कि हाथ लगा के टच करके आपने बताना है कि आप को ये क्या चीज लगती है। अब अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो किसी ने उसकी पीठ को टच किया तो उसने कहा कि मुझे ये दीवार लगती है। किसी ने उसकी जो है दुम को टच किया, उसने कहा मुझे ये कोई रस्सी लग रही है। बेसिकली इसका मकसद क्या था? मकसद बेटा ये है कि हर पर्सन का जो थिंकिंग लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट को अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कि जब भी आपने रिस्क को मैनेज करना है आपने ओवरऑल सारी की सारी चीजों को मद्देनजर रखना है। किसी एक चीज के ऊपर फोकस नहीं करना कि जस्ट सिर्फ आपने इसी चीज के ऊपर फोकस करना है। आपने फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो हमने 4 तरह के रिस्क जो है वो डिस्कस किए थे। एक होता है आपका मार्केट रिस्क, एक होता है आपका क्रेडिट रिस्क, एक होता है आपका ऑपरेशनल रिस्क और एक होता है आपका लिक्विडिटी रिस्क। तो कहने का मकसद ये है कि हर रिस्क को आपने इक्वल जो है वो वेटेज देनी है। ये नहीं कहना कि मार्केट ज्यादा नुकसानदेह है जबकि क्रेडिट नुकसानदेह नहीं है, या क्रेडिट ज्यादा नुकसानदेह ऑपरेशनल ज्यादा नुकसानदेह नहीं है। ऐसा नहीं करना। तो जितने भी आपके पास छोटी सी छोटी चीजें भी आपके सामने जो नजर आती है ड्यूरिंग एनालिसिस, आपने उसको इग्नोर नहीं करना। बेसिकली इसका मकसद ये था कि रिस्क को मैनेज करते हुए यू हैव टू
मैनेज ऑल द थिंग्स, यू हैव टू एनालाइज ऑल द थिंग्स, चाहे वो चीज छोटी सी छोटी ही क्यों ना हो, आपने उसको प्रॉपरली मैनेज करना है। अंडरस्टैंड बेटा? अगर हम इस रिस्क मैनेजमेंट को डिफाइन करें तो हम रिस्क मैनेजमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं जो है वो रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ड्यूरिंग बेटा आप जो है वो मुझे स्टॉप करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई चीज ना अंडरस्टैंड हो रही है आपको। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर, अभी एक दो बच्चों को आवाज नहीं जा रही सर, उनके बेटा ग्रुप में मैसेज। अगर बाकी लोगों को आवाज जा रही है, एक दो को नहीं जा रही, तो दे शुड चेक देयर माइक, वो अपने हेडफोन जी सर, मैंने उन्हें कहा है कि वो हाँ वो उनका मसला है। हाँ अगर सभी को नहीं आ रही आवाज तो फिर डेफिनेटली बेटा मेरी साइड से प्रॉब्लम है, तो इट्स नॉट फ्रॉम माय सर साइड। मुझे आ रही है, काफी बच्चों को आ रही है, बस एक बाकी दो सब को नहीं लोग आ उनको रही। उनको मैं बोलें करता हूँ कि सर, उनका प्रॉब्लम भी हल कर देता हूँ। उन्हें बोलें कि वो अपने हेडफोन्स को जो है वो चेक करें एक दफा। जी सर। ओके बेटा, 3 स्टेजेस होती हैं रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। देयर आर 3 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज आपने ये चेक करना है हाउ मच रिस्क वी आर होल्डिंग, कि हम कितना रिस्क मैक्सिमम ले सकते हैं। आपको ये पहले पता होना चाहिए। ये ना हो कि आप रिस्क बहुत, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मेरे पास जो कैपेसिटी है वो 1 मिलियन रिस्क लेने की है, लेकिन आपने क्या किया, आपने 40 मिलियन का रिस्क ले लिया। अब जो बाकी का 39 मिलियन है वो कहां से आएगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा वो ये पॉइंट है कि आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि हम कितना मैक्सिमम जो रिस्क है वो होल्ड कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ये आपने इसका पहले आंसर लेना है। देन सेकंड स्टेज के अंदर आपने ये देखना है कि जो अगर हम देखें उसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि whether we have enough capital to sustain that risk, क्या उस रिस्क को निपटने के लिए हमारे पास इतना सरमाया है कि हम उस रिस्क को काबू कर सकते हैं। अगर हम उस रिस्क को काबू नहीं कर सकते तो फिर आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज कि आपका जो कैपिटल है वो इतना आपके पास अवेलेबल हो कि आप उस रिस्क को ले सकें। यानी आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट मत शुरू करें इसके अंदर क्या हो कि आपके पास सरमाया ना हो और आप उसको शुरू कर ले, उसके बाद फिर आप देखेंगे उसको मैनेज कैसे करना है, तो बेटा वो आपको बहुत ज्यादा जो है वो लॉस की तरफ ले जाएगा। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि वेदर you make the portfolio, whether that portfolio is suitable for you or not। जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है, पोर्टफोलियो मीन इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सिक्योरिटीज, पोर्टफोलियो मीन इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट बिजनेसेस। आपने जो मुख्तलिफ बिजनेसेस में पैसा लगाया है तो क्या वो बिजनेसेस आपके लिए सूटेबल हैं या नहीं है। अगर कोई पोर्टफोलियो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, यानी फॉर एग्जांपल एक आपने 5-6 मुख्तलिफ कंपनियों में पैसा लगा दिया, उसमें 2 कंपनी आपको मुसलसल नुकसान दे रही हैं, तो कोशिश करें कि आप अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर लें, उन 2 सिक्योरिटीज को बेच के और नई सिक्योरिटीज ऐड कर लें। यानी आसान अल्फाज के अंदर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपने वो पोर्टफोलियो लेना है जो पोर्टफोलियो आपको क्या करे, आपको बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा दे। तो यू हैव टू अपडेट योर पोर्टफोलियो। तो 3 चीजें बेटा आ गई कि क्या हमारे अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, नंबर 1। नंबर 2, क्या उस कैपेसिटी को सस्टेन करने के लिए हमारे पास इतना कैपिटल है। एंड नंबर 3, कि जहां पे हम पैसा लगा रहे हैं वो बिजनेसेस हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर बेटा आप इन 3 चीजों को प्रॉपर मैनेज करके चलेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने रिस्क को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं। फर्दर जो हमारे अगले क्वेश्चन आगे जो हमारे चैप्टर्स आएंगे उन चैप्टर्स के अंदर में आपको न्यूमेरिकली भी हम प्रूव करेंगे कि अगर आप ये बिजनेसेस लेते हैं तो यहाँ पे रिस्क कितना है, जिसमें हम लोग फॉर पढ़ेंगे, वैल्यू एट रिस्क पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल्स को डिस्कस करेंगे। वो चीजें आपको गाइड करेंगी कि कौन सा जो है वो लेना ज्यादा सूटेबल है और कौन सा रिस्क को हम किस तरह से मैनेज करेंगे। हम ये सारे के सारे रिस्क 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ओके, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन मैंने 4 रिस्क बेटा बोले हैं आपके सामने, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क। सोहा खान बेटा आप मुझे बताएं मार्केट रिस्क क्या होता है? सर जो मार्केट की बेस पे हो, मतलब के मार्केट के अंदर जो कमोडिटीज यानी कि ऑल्टरनेटिव्स हो आपके अदर साइड पे, के आपका प्रोडक्ट जो है वो बिकता है या नहीं बिकता, या दूसरे प्रोडक्ट्स की बिना पे अगर आप उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट की सेल ज्यादा कर रहे हो या नहीं, या एडवर्टाइज ज्यादा कर रहे हो या नहीं। इसके अलावा ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, डिमांड की बात कर लें कि आपकी प्रोडक्ट्स की डिमांड है या नहीं है। इसके अलावा जी असद। जी सर, कौन सा मार्केट रिस्क? जी क्या होता है?
सर मार्केट रिस्क अगर हम बिजनेस को शुरू करते हैं यानी हम उसमें अपनी मार्केटिंग करते हैं किस चीज की, तो वो हम पहले रिस्क पे ही करेंगे कि हमें कितना रिस्क है इस चीज का, कि हमें प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा मार्केट से, मार्केटिंग ओके करेंगे ओके, जो भी चीज को। चलें ठीक है, अपना माइक म्यूट करें। ओके, अभी जो आपने बताया था इससे पहले, फीमेल स्टूडेंट ने बताया कि आपकी मार्केट में डिमांड कितनी है या नहीं है, ये इट्स ओके, ये आप मुझे आंसर दे रहे हो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा बेटा और भी बहुत सी फोर्सेस होती हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हर वो रिस्क जो बेटा आपके कंट्रोल में नहीं होता, यानी जो आपको फेस करना ही करना है, उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आ सकते हैं, गवर्नमेंट टैक्स रेट आ सकता है, मार्केट डिमांड आ सकती है कि डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स आपकी डिक्रीज करगी, इंक्रीज करगी। जिस तरह आजकल देखें कोरोना वायरस आया हुआ है, तो हर बिजनेस को मार्केट रिस्क फेस करना पड़ रहा है। उसको ये नहीं पता मेरी प्रोडक्ट्स बिकेंगी या नहीं बिकेंगी, अगर बिकेंगी तो कैसे बिकेंगी। अब देखिए जिस तरह एक आपकी जो मेडिसिन का बिजनेस है उसकी डिमांड एकदम इंक्रीज कर गई, यानी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इस वायरस की वजह से उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो वो फायदे में जा रहे हैं, इवन कि वो डिमांड भी फुलफिल नहीं कर पा रहे। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस है जिनकी बिल्कुल डिमांड खत्म हो चुकी है, आप देख लें, इवन के मतलब जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज है सिर्फ, उसके अलावा हम कोई चीज परचेज करने बाहर नहीं जा रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द क्लास बाहर नहीं जा रही, तो जो वो बिजनेसेस है वो मार्केट रिस्क फेस कर रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस आपको चेक करना चाहिए कि हमें मार्केट में क्या क्या जो रिस्क है वो फेस करने पड़ सकते हैं। इसको हम न्यूमेरिकली भी प्रूव करेंगे, आगे फर्दर जो चैप्टर है उसके अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तो वहां भी मैं आप लोगों को ये गाइड करूंगा। ओके, सेकंड रिस्क बेटा मैंने बोला था क्रेडिट रिस्क, ये क्या होता है ये मुझे बताएंगे जैन असलम। जी जैन। बेटा मुझे रिस्पॉन्स देंगे तो मैं समझूंगा कि आप बैठे हुए हैं, अदरवाइज आई विल मार्क एब्सेंट। ये मत समझे कि आपने ज्वाइन की क्लास और उसके बाद आप चले जाएंगे तो बस क्लास होगी आपकी, ऐसा नहीं होगा। अब्दुल्ला सफदर। सर कौन सा पूछ रहे हैं? क्रेडिट रिस्क बेटा क्या होता है? क्रेडिट रिस्क। सर उधार पे कब किसी किसी के साथ बिजनेस करते हैं, उस पे जो आप पैसा देते हैं उस पे जो सा रिस्क होता है, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ओके, इसको अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई बिजनेस लोन वगैरह लेता है और उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको पे बैक कर पाएगा, तो दैट रिस्क इज आल्सो कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। यस सर। तो बेसिकली जो पैसों का लेन देन है उससे रिलेटेड जो रिस्क होता है दैट इज कॉल्ड योर क्रेडिट रिस्क। ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास लिक्विडिटी रिस्क। जी महक बेटा, क्या होता है लिक्विडिटी रिस्क? व्हाट इज लिक्विडिटी रिस्क? सर आप लिक्विडिटी रिस्क पूछ रहे हैं? जी जी बेटा, लिक्विडिटी रिस्क पूछ रहा हूँ बिल्कुल। सर जब हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन को पे करने के लिए जो पैसा ना हो, मतलब जो पैसे होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, तो वो लिक्विडिटी रिस्क होता है। ओके, बेसिकली लिक्विडिटी रिस्क बेटा क्या होता है आपका कि जब आप शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाती हैं, आपके पास पैसा नहीं होता, सरमाया खत्म हो जाता है। अगर आपको याद हो तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर जो सबसे बड़ा रिस्क फेस करना पड़ा था उनको, वो लिक्विडिटी रिस्क था। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज्यादा जो है वो सब प्राइम लोन्स दे दिए थे। सब प्राइम लोन्स क्या होते हैं? सब प्राइम लोन्स बेसिकली वो लोन होते हैं जो आप विदाउट चेकिंग एनी पर्सन्स कैपेसिटी, हर बंदे को आप लोन देते जा रहे हैं। आप ये नहीं देखते कि बंदा पैसे वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आपने हर बंदे को जो है वो लोन दे दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो बंदे पैसे वापस नहीं कर पाए और उनको वहां पे लिक्विडिटी रिस्क जो है वो फेस करना पड़ गया। सो दैट्स व्हाई
लिक्विडिटी रिस्क अगर आसान अल्फाज में कहें तो बेटा वो रिस्क जो भी आपने भी बताया कि आपके पास जब शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाती है किसी चीज को पे करने के लिए, तो वो आपके पास लिक्विडिटी रिस्क आ जाएगा। द लास्ट वन इज ऑपरेशनल रिस्क। जी बिलाल जब्बार, क्या होता है बेटा ऑपरेशनल रिस्क? ऑपरेशनल रिस्क सर, इस बारे में सर नो आइडिया। सॉरी सर। ओके इट्स ओके। आपका जो बेटा ऑपरेशनल रिस्क होता है बेसिकली ये वो रिस्क होता है जो आपको डेली ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस की वजह से फेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपकी वो मशीनरी खराब हो जाती है, आप के जो एम्प्लॉइज हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, या कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाती है, तो हर वो रिस्क जो बिजनेस को रन करने के दरमियान आपको फेस करना पड़े, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल रिस्क। ये मैं आपको जस्ट अभी आइडियाज दे रहा हूँ, हम हर रिस्क के ऊपर एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। ऑपरेशनल रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्रेडिट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इवन आपके जो लिक्विडिटी रिस्क है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, और मार्केट रिस्क को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये जस्ट मैंने आप लोगों को आइडिया दिया है कि आप लोगों के माइंड में रहेंगी। मैं जब वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिस्क क्या होते हैं। ओके जी, इसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया रिस्क वर्सेस रिटर्न हमने बता दिया। अब यहाँ पे आपको क्लास के अंदर मैंने दो फार्मूलास पढ़ाए थे, एक था रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करना विद प्रोबेबिलिटी, और एक था रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करना विदाउट प्रोबेबिलिटी। तो ये मैं जस्ट आपके सामने स्लाइड्स मैंने आपको दिखा दी हैं। इनके जो फार्मूलाज हैं बेटा वो मैंने क्लास में आपको लिखवाए थे, और इवन कि हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। विद प्रोबेबिलिटी अगर आपके पास डाटा गिवन हो तो कैसे सॉल्व करना है, और विदाउट प्रोबेबिलिटी डाटा गिवन हो तो आपने कैसे सॉल्व करना है। तो रिस्क की जो मेजर होती है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, और रिटर्न के लिए हम मीन वैल्यू लेते हैं। और ये आपके सामने एक क्वेश्चन भी है, अगर आप देखें, अगर आप चेक करें तो आपके सामने ये क्वेश्चन गिवन है, उसने उसकी प्रोबेबिलिटीज गिवन की हुई हैं और उसके रिटर्न्स गिवन किए हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूं जिसका रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करें तो आपने क्या करना है, आप लोगों को जो मैंने फॉर्मूला दिया था रिटर्न का और रिस्क का वो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। ये है सिंगल सिक्योरिटी का कैसे आपने निकालना है। तो आपने हर एक सिक्योरिटी का रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करना है। देन इसके बाद हमने डिस्कस किया था, ये मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप इसको करके देखिएगा। आपकी बुक के अंदर चैप्टर 1 के एंड पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे, आप उसको करके देखिएगा। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमने डिस्कस किया था पोर्टफोलियो रिस्क एंड पोर्टफोलियो रिटर्न। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोर्टफोलियो रिटर्न, W1 μ1, W2 μ2, और इसी तरह ये बेटा फॉर्मूला आपके सामने रिस्क का W1 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2। तो ये बेटा इसका फॉर्मूला है आपके सामने जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें जो P शो हो रहा है, P स्टैंड फॉर कोरिलेशन, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। तो हम व्हाट इज कोरिलेशन, कोरिलेशन वैसे होता क्या है जी अबू बकर, कोरिलेशन क्या होता है बेटा? What is correlation? No idea. Correlation बेटा होता है बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन टू सिक्योरिटीज। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है कोवेरियंस, एक होता है कोरिलेशन। कोवेरियंस बेटा क्या होता है? कोवेरियंस आपको बताता है को मूवमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज, कि सिक्योरिटीज की मूवमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं जी एक सिक्योरिटी आपको प्रॉफिट दे रही है, दूसरी भी प्रॉफिट दे रही है, दैट इज कॉल्ड कोवेरियंस। एक सिक्योरिटी आपको लॉस दे रही है, दूसरी भी आपको लॉस दे रही है, दैट इज कॉल्ड कोवेरियंस। तो कोवेरियंस सिर्फ ये बताता है डायरेक्शन को, जबकि जो कोरिलेशन होता है वो ये बताता है इंटेंसिटी को, कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कितना ज्यादा लॉस हो रहा है। यानी जो इंटेंसिटी होती है उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन, और जो मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड कोवेरियंस। इसकी सिंपल एग्जांपल ले लें, अगर मैं कहूं जी कि मैंने यहाँ से ओल्ड कैंपस जाना है, न्यू कैंपस है, तो आप कहेंगे जहांगीर रोड के ऊपर जाएं, तो सामने 2-3 किलोमीटर जाएंगे तो आपको लेफ्ट साइड के ऊपर जीसी का कैंपस आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड कोवेरियंस। आपने मुझे बता दी डायरेक्शन, लेकिन रास्ते में कितने आपको स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, आपको क्या क्या मुश्किलात होंगी, कितने इशारे आएंगे, उस तक पहुंचने में क्या क्या कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन।
यानी कोरिलेशन बताता है इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी मीन कि कितनी शिद्दत से प्रॉफिट, कितनी शिद्दत से लॉस होगा। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि दोनों सिक्योरिटीज प्रॉफिट दे रही है। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि एक प्रॉफिट दे रही है, दूसरी लॉस दे रही है। तो जो कोरिलेशन का बेटा आंसर होता है वो +1 और -1 के दरमियान होता है। तो अगर आप प्लस की डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है कि आपको वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर आप नेगेटिव साइड पे आपका आंसर है, और ये गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, आपको जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आएगा तो आपको कोरिलेशन जो है वो गिवन होंगे। तो आपने जिस तरह भी आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है, μ1 10%, μ2 15%, स्टैंड डेविएशन 1 16%, स्टैंड डेविएशन 2 24%, p 0.2 है, और वेट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे 50% कर लें, 70-30 कर लें, 40-60 कर लें। ये डाटा आपने इन दोनों में पुट करना है और आपके सामने जो है वो आंसर आ जाएंगे। ये जो आंसर्स होंगे ये होगा पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो क्या होता है ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। पोर्टफोलियो का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सिक्योरिटीज। जितनी बेटा सिक्योरिटीज आपकी ज्यादा डिफरेंट होंगी, जितनी आपकी जो सिक्योरिटीज है वो मुख्तलिफ जगहों पे आप इन्वेस्ट करेंगे, आपका रिस्क उतना ही कम होगा। सो दैट्स वाई कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जहां पे जो हमें रिस्क है वो कम से कम बियर करना पड़े। जी अंडरस्टैंड बेटा? एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, एनीवन? सर कोरिलेशन और कोवेरियंस का आपने बताया, उसका एक दफा काइंडली दोबारा Okay. थोड़ा सा बता दें। बेटा जो कोवेरियंस होता है वो सिर्फ जी। डायरेक्शन को बताता है। डायरेक्शन मीन फॉर एग्जांपल कि जी ये दोनों सिक्योरिटीज जो है ये आपको प्रॉफिट देंगी। अब पता चल गया डायरेक्शन क्या है, प्रॉफिट। सर वो जी वो आपने जिस तरह जीसी कैंपस की दी है जी बिल्कुल वही, वो हो गया कोवेरियंस। अब कोरिलेशन क्या है कि कितना ज्यादा प्रॉफिट देगा, कितना ज्यादा लॉस देगा, यानी उसकी जो इंटेंसिटी है उसको हम कोरिलेशन कहेंगे। अगर आप यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो P गिवन है 0.2। अब ये 0.2 जो है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इन दो सिक्योरिटीज के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है। जितना ये 1 के करीब होगा, जितना ये P1 के करीब होगा, यानी 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। अब जो 0.8 वाला है ना पोर्टफोलियो, उसका पॉजिटिव कोरिलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू 0.2 वाले के, क्योंकि वो 1 के ज्यादा करीब है 0.8। तो बेसिकली जो कोरिलेशन है वो बताता है शिद्दत को, कि कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा या कितना ज्यादा जो है वो लॉस होगा। अंडरस्टैंड बेटा? थैंक यू सर। ओके, एनी अदर बेटा, एनीवन एल्स? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? ओके चलें फिर फर्दर मूव करते हैं। ओके आगे बेटा अगर हम देखें, ये स्लाइड्स वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, वैसे ही मैंने शेयर की भी हुई आप लोगों को पहले वाली, फिर भी अगर आपके पास ना अवेलेबल हो तो फिर भी आप मुझसे ये दोबारा भी ले सकते हैं। ओके, सिस्टमैटिक रिस्क और नॉन सिस्टमैटिक रिस्क में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा? एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क? सर सिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जो सिस्टम यानी खुद सिस्टम के अंदर आता है। अगर हम कोई सिस्टम चलाते हैं तो उसको जो रिस्क करते हैं, जो रिस्क यानी आते हैं उसके चलाने में, जो हमारे सिस्टम को चलाने में आएंगे वो सिस्टमैटिक होगा। और जो अनसिस्टमैटिक होगा वो हम रिमूव कर सकते हैं, वो हमारे सिस्टम में यानी हम रिजॉल्व कर सकते हैं उसको, प्रॉब्लम को मैनेज किसको कर सकते हो, सिस्टमैटिक को या अनसिस्टमैटिक को? सर आई थिंक सिस्टमैटिक रिस्क को अनडिवर्सिफाइबल होता है। जी ठीक है, और नॉन सिस्टमैटिक रिस्क डाइवर्सिफाइबल होता है। सिंपल बेटा मैं बताता हूँ, सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है जो आप एक्सटर्नल फोर्सेस से फेस करते हैं, यानी वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, जैसे मार्केट रिस्क हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, टैक्स रेट सिस्टम हो गया। ये वो रिस्क हैं जो आपने फेस करने ही करने उस मुल्क में जाके, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते सिवाय प्रोटेस्ट करने के। दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ जाती है, इसके अंदर आपके मैंने बोला टैक्स रेट सिस्टम भी आ जाते हैं। जबकि नॉन सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है जो आपको अपने इंटरनल फैक्टर्स की वजह से फेस करना पड़ता है। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब बेटा क्या होता है कि वो रिस्क जो आप अपने बिजनेस के, जो बिजनेस है वो अपने ऑपरेशंस की वजह से फेस करता है। फॉर एग्जांपल कोई जो है आपका जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गई, या आप कह लें कि आपके एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दी, या आपका मशीन चलते चलते खराब होगी, तो ये वो रिस्क है जिनको आप मैनेज कर सकते हैं, जिनको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
तो वो रिस्क बेटा जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, दोज रिस्क्स आर कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क। ओके, इसके बाद बेटा हमारे पास आता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपएम मॉडल क्या होता है? ये बेसिकली ऐसा मॉडल जो आपके सिस्टमैटिक रिस्क और रिटर्न के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। ये आपके सामने इसका फॉर्मूला भी गिवन किया हुआ है, ER इज इक्वल टू बीटा ERM माइनस RF। तो मैंने आपको पढ़ाया था RM माइनस RF इंटू बीटा, ये लिखा होगा आपके नोट्स के ऊपर भी लिखा होगा। तो कैपएम मॉडल बताता क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड रिटर्न। ये मैं थोड़ा सा इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ कि ये चीजें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप नेक्स्ट क्लास में एक लेक्चर शुरू होने से पहले मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सर हमें ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं वो आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि ये टॉपिक हमने पहले पढ़ा था, मैं जस्ट इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि हमने क्या क्या चीजें पहले डिस्कस की थी। फिर आगे फर्दर मैं एडवांस लेवल पे आपको लेके जाऊंगा। तो एसेट प्राइसिंग मॉडल ये कहता है आपका जो रिटर्न है वो सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, और वो फैक्टर कौन सा है? सिस्टमैटिक रिस्क। यानी अगर किसी मुल्क में सिस्टमैटिक रिस्क ज्यादा होगा तो वहां रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर किसी मुल्क के अंदर जो है वो रिस्क कम है तो वहां पे रिटर्न मिलने के चांसेस कम है। इसको बोलते हैं सिंगल फैक्टर कैपएम भी बोलते हैं इसको हम लोग। अच्छा, इसके बाद आपको साथ ही मैं आगे थोड़ा सा लेके जाता हूँ आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के ऊपर। मैं वापस आता हूँ दोबारा, जो मैंने 2 स्लाइड्स आगे की हैं मैं दोबारा उसके ऊपर वापस आऊंगा। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी ये कहती है कि जो आपका रिटर्न है वो किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखिए, अगर मैं कहूँ जी मेरा जो सिर्फ रिटर्न है, जो मेरा प्रॉफिट है, वो सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन सिर्फ उस पर नहीं करेगा। मे पॉसिबल जो मेरा रिटर्न है वो जीडीपी से भी इफेक्ट हो, साइज से भी इफेक्ट हो, वैल्यू से भी इफेक्ट हो, उस मुल्क के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे भी इफेक्ट हो, जो उसके टैक्सेस हैं उससे भी इफेक्ट हो। तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी कैपएम का उलट है। ये कहती है कि जो आपके रिटर्न्स होते हैं वो किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। कैपएम कहता है कि आपका रिटर्न सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी कहती है नो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन सिंगल फैक्टर, इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। कोई भी फैक्टर हो सकता है, तो सिर्फ आपने एक फैक्टर उसको नहीं कहना। अंडरस्टैंड बेटा? मैंने कहा सर फिर हम किसको फॉलो करेंगे, आर्बिट्रेज को या कैपएम को? डेफिनेटली बेटा आर्बिट्रेज इज द मोस्ट सूटेबल वन। बेसिकली जो कैपएम आई थी ना, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको उसकी पूरी हिस्ट्री बताई थी। पहले सिंगल फैक्टर कैपएम आया, फिर 3 फैक्टर कैपएम आया, फिर 4 फैक्टर कैपएम आया, फिर 5 फैक्टर कैपएम आया। वो बेसिकली यही बता रहे थे कि सिंगल फैक्टर में जो फ्लॉस थे, सिंगल फैक्टर कहता था सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क, 3 फैक्टर ने कहा नहीं, सिस्टमैटिक रिस्क भी देखो, साइज भी देखो, वैल्यू भी देखो। यानी जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो उसका साइज भी चेक करो। वैल्यू का मतलब होता है कि जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो देखो कि उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी मिलने के चांस है या नहीं है। फिर 4 फैक्टर आया, फिर 5 फैक्टर्स आया। तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी भी यही कहती है कि आपका जो रिटर्न है वो सिर्फ एक फैक्टर को फोकस मत करें। तो बेसिकली अगर हम कहें कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो दैट इज आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने रिस्क का एनालिसिस करें, आप सिर्फ अगर एक फैक्टर को लेकर एनालिसिस करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है, आपको मल्टीपल फैक्टर्स देखने चाहिए। अगर आप एडमिशन भी लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जीसी को सिलेक्ट कर लिया, अब आपको जीसी के मल्टीपल फैक्टर्स देखने चाहिए थे कि वहां मुझे हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मैं वहां जाता हूं तो वहां की फैकल्टी कैसी है, अगर मैं वहां पे जाता हूं तो वहां पे मुझे टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी मिलेगी, अगर मैं वहां जाता हूं तो मुझे सफर कितना पड़ेगा। अब ये बहुत से फैक्टर्स हैं जिनका एनालिसिस करने के बाद आपने डिसाइड करना है। लेकिन अगर आपने सिर्फ जीसी का नाम सुनकर एडमिशन ले लिया तो आपने गलत किया। जस्ट गिव एन एग्जांपल, it means that कि before managing your risk you have to analyze all the risks। आपको सारे के सारे रिस्क जो है वो मैनेज करने चाहिए। अंडरस्टैंड बेटा? सर इसमें तो हम अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी इन्वेस्टमेंट को भी देख सकते हैं ना, कि हम अफोर्डेंस को भी अपनी को। बिल्कुल, जितने फैक्टर्स आपके माइंड में आते हैं वही तो मतलब अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं है, क्या मैं फीस दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, अगर फीस दे पाऊंगा तो वहां पे मुझे सहूलतें कैसी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। You have to compare each and every factor, then you have to take the decision। इसी तरह अगर बिजनेस के अंदर भी आपको हर तरह के फैक्टर्स को देखना चाहिए कि जी मैं फलान चीज जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्या ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है,
इसको मैं कैसे सूट करूंगा, इसको मैं करूंगा या नहीं करूंगा। तो ये सारी चीजें आपने चेक करनी है, उसके बाद फिर डिसाइड करें। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ रिस्क के अंदर किसी एक फैक्टर को नहीं देखना चाहिए, हमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स देखने चाहिए उसके। अंडरस्टैंड बेटा? ओके सर। ओके, इसके बाद बेटा नेक्स्ट है अल्फा, ALPHA। व्हाट डज मीन बाय अल्फा? ये क्या के अंदर ही आता है। अच्छा, अल्फा ये कहता है एक्स्ट्रा रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। अच्छा, अब ये होता है क्या है बेसिकली? आपने कहा जी कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको एग्जांपल के से, तो आपको समझ आ जाएगा। ये फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, अल्फा निकल आएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अल्फा बेसिकली हम ये कहते हैं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मैंने फलां सिक्योरिटी खरीदी है इसके ऊपर मुझे 10 रुपए प्रॉफिट होगा। आप मार्केट में गए, वो 10 की बजाय 12 की बिक गई। अब वो जो 2 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, दैट 2 रुपीज इज कॉल्ड योर अल्फा। यानी आपने एक्सपेक्ट किया कि मैं 10% प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन मार्केट में जब गए तो आपको 12% मिल गया। तो वो जो 2% आपने एक्स्ट्रा कमाया, दैट इज कॉल्ड अल्फा। लॉस भी हो सकता है, उसको अल्फा नहीं बोलेंगे, मैं जस्ट आपको अल्फा बता रहा हूँ। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, द एक्स्ट्रा रिटर्न, यानी आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न से जो एक्स्ट्रा रिटर्न आपको मिला, दैट इज कॉल्ड अल्फा। और ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जब आपने सिक्योरिटी खरीदी थी तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और जब आपने एक्चुअल उसको बेचा तो क्या मिला, दोनों को माइनस कर लो। अगर पॉजिटिव आंसर आए तो अल्फा है, अगर नेगेटिव आंसर आए तो अल्फा नहीं है। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। मतलब 12 रुपए आपको मिले, 12 में से 10 माइनस करें तो 2 रुपीज जो है वो आपका अल्फा होगा। एक्स्ट्रा रिटर्न सर वो जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा रिटर्न जो आप सोच के गए थे उससे ज्यादा जो आपको मिला वो आपका अल्फा है। ओके, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह बेटा बैंक्रप्टी को, अच्छा एक चीज बेटा मैं आपको बता दूं, आपकी जो यहाँ पे वीडियो जो होती है ना रिकॉर्डिंग, वो 40 मिनट्स के बाद ये ऑटोमेटिकली इसको खत्म कर देता है, आपको पता होगा। जी जी सर। तो 40 मिनट्स के बाद आप मुझे दोबारा ज्वाइन किया करेंगे, जैसे ही इसी लिंक को दोबारा क्लिक करके, जैसे ही खत्म होगी ऑडियो तो इसको आप दोबारा करेंगे। ठीक हो गया? ओके सर। ओके जी सर। बैंक्रप्सी सर कॉस्ट एक अगर कोई आप बैंक सर हमें अगर हमें लेक्चर की वीडियो चाहिए, वो हमें ना नेट के इशू की वजह से कभी आपकी आवाज नहीं आ रही होती बेटा। मैं शुरू आपको में भी ये मसला। हाँ ये देखिए, आप जैसे ये लेक्चर खत्म होगा, इसका लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएगा यूट्यूब का। ये जो मेरी लेक्चर हो रहा है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अवेलेबल होगा वीडियो की फॉर्म में, इसकी टेंशन ना लें आप। मेरे जितने भी लेक्चर आपके साथ होंगे उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, डेली बेसिस। हो गया सर, डेली बेसिस पे मिल जाएंगे बेटा। आप वहां से चेक कर लें, अगर आवाज का प्रॉब्लम आया तो आप वहां से देख लीजिएगा मैंने क्या बताया था उस चीज को। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, बैंक्रप्सी बेटा क्या होती है? बैंक्रप्ट का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो पेमेंट एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, आप पे नहीं कर पाते, दैट इज कॉल्ड बैंक्रप्ट होना। तो जब आप बैंक्रप्ट होते हैं तो इसमें बहुत से बेटा आपको नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि आपकी सेल्स खत्म हो जाती हैं। दूसरा नुकसान ये होता है कि आपके जो की एम्प्लॉइज हैं वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं। तीसरा नुकसान आपका ये होता है कि आपको लीगल और अकाउंटिंग कॉस्ट जो है वो क्लियर करनी पड़ती है। मीन दैट कि वो बंदा आपको कोर्ट में ले जाता है और वो कहता है जी फलां इस बंदे ने मेरे पैसे नहीं दिए, तो बेटा फिर उसके ऊपर भी आपको खर्चा करना पड़ता है। अब देखिए, जब आप बैंक्रप्ट होंगे तो जो आपके मेन एम्प्लॉइज हैं वो आपके साथ काम नहीं करेंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे। आपकी सेल गिर जाएगी, आपकी रेपुटेशन गिर जाएगी, मार्केट गुडविल गिर जाएगी, क्रेडिट वर्दीनेस खत्म हो जाएगी आपकी। तो ये बेटा वो नुकसान आते हैं जो आपको तब फेस करने पड़ते हैं जब आप बैंकरप्ट होते हैं। और बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो पेमेंट एबिलिटी है लोन की वो खत्म होगी, आपने लोन लिया वापस नहीं कर पाए तो बैंक ने आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। अंडरस्टैंड बेटा? अच्छा, आगे रिस्क मैनेजमेंट की बेटा अप्रोचेज हैं। आप रिस्क को दो तरह से मैनेज करते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें, फिर यहीं पे इस लेक्चर को मैं स्टॉप करूंगा। देन आपकी ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो फिर आप दोबारा मुझे ज्वाइन करेंगे, देन आई विल गाइड यू कि हमने नेक्स्ट फिर क्या पढ़ना है। दो अप्रोचेज होती है बेटा, रिस्क मैन एग्रीगेशन एंड रिस्क डीकम्पोजिशन। रिस्क एग्रीगेशन कहती है कि आपने रिस्क को मैनेज करना है मिलके, यानी फॉर एग्जांपल क्रेडिट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है। आपने सब रिस्क को एक जैसी इंपॉर्टेंस देनी है, किसी भी रिस्क को आपने कम कंसिडर नहीं करना, यानी चारों को इंपॉर्टेंस दें कि क्रेडिट भी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशनल भी इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी भी इंपॉर्टेंट है। जबकि रिस्क डीकम्पोजिशन कहते हैं
कि आपने रिस्क को 1 बाय 1 मैनेज करना है। मतलब अगर आपने पहले क्रेडिट रिस्क को मैनेज कर लिया तो बाकी इग्नोर कर दें, उनको बाद में करेंगे। फिर उसके बाद क्रेडिट खत्म होगा तो मार्केट को इग्नोर करें, फिर मार्केट खत्म होगा तो ऑपरेशनल को मैनेज करेंगे, ऑपरेशनल खत्म होगा तो लिक्विडिटी को मैनेज करेंगे। लेकिन बेटा हो सकता है कि जब आप क्रेडिट रिस्क मैनेज कर रहे हो तो दूसरी तरफ मार्केट रिस्क आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे जाए, या आप मार्केट रिस्क को मैनेज कर रहे हो तो दूसरी तरफ आपको जो ऑपरेशनल है वो ज्यादा नुकसान दे जाए। तो अगर इन दो अप्रोचेस को देखें तो बेटा जो बेस्ट अप्रोच है वो रिस्क एग्रीगेशन की अप्रोच है। रिस्क एग्रीगेशन क्यों बेस्ट है? वो इसलिए बेटा बेस्ट है कि इसमें हम हर रिस्क को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। हम चारों रिस्क को इकट्ठा साथ लेके चलते हैं कि आपने इसको 1 बाय 1 मैनेज नहीं करना, बल्कि इसको आपने कंबाइन जो है वो मैनेज करना है, कंबाइन करके इसको आपने मैनेज करना है, इसको आपने 1 बाय 1 मैनेज नहीं करना। अंडरस्टैंड बेटा? एनी क्वेश्चन? सर जी बहुत है आज के लिए इतना ही। एनी क्वेश्चन बेटा? यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपने पूछना तो मुझे बताएं। अब आपकी जो वीडियो है बेटा ये खत्म हो रही है, तो अभी फिलहाल मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। इसके बाद आप मुझे फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे, देन आई विल गाइड यू कि हम इसके बाद नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? एनी क्वेश्चन? टाइम भी काफी हो गया सर। ओके बेटा, ओके बेटा, अब मुझे ज्वाइन करेंगे। ठीक हो गया बेटा। यार टाइम ही काफी हो गया बस सर। बाहर वैसे ही बैठा हूँ। नहीं यार घर ही बैठा हूँ, भूख बहुत लगी है।